नमस्कार। कभी सोचा है वेल्डिंग असल में है क्या? अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये मेटल्स के लिए एक तरह का इलेक्ट्रिक फेविकॉल है। जी हाँ, मटेरियल्स को आपस में जोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका। चलिए, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आपके सामने दो मोटी स्टील की प्लेट्स रखी हैं। उन्हें हमेशा के लिए परमानेंटली जोड़ना है। कैसे करेंगे? जवाब है एक कंट्रोल्ड लाइटनिंग बोल्ट से। हाँ, बिल्कुल सही सुना। आर्क वेल्डिंग असल में यही तो है। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन का काम नहीं, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली प्रोसेस है। तो चलिए वेल्डिंग के इस जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी पावर के सबसे बड़े सोर्स यानी इलेक्ट्रिक आर्क से। तो ये इलेक्ट्रिक आर्क आखिर है क्या? देखिए, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जो अपने आसपास की गैस जैसे हवा को आयोनाइज कर देता है। और जब गैस आयोनाइज होती है तो वो बन जाती है प्लाज्मा। आसान भाषा में कहें तो ये बिजली का एक सुपर हॉट ब्रिज है जो इतनी जबरदस्त गर्मी पैदा करता है कि मेटल भी पिघल जाए। तो फिर ये बताइए कि मेटल को पिघलाने वाला इलेक्ट्रिक आर्क मैटर यानी पदार्थ का कौन सा स्टेट है? ठीक है, तो इस बिजली की चिंगारी को कंट्रोल करने के लिए हमें किन-किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी? चलिए देखते हैं। एक टिपिकल वेल्डिंग सेटअप में हमारे पास कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है पावर सोर्स, ये पूरे ऑपरेशन का ब्रेन है। फिर आते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर और केबल्स, जो करंट को आगे भेजते हैं। करंट पहुंचता है इलेक्ट्रोड तक, ये वो कंज्यूमेबल रॉड है जो पिघलती है। और आखिर में एक शील्डिंग सिस्टम, जो वेल्ड को हवा से बचाता है, बिल्कुल एक सुरक्षा कवच की तरह। अब पावर सोर्स के दो मेन मोड्स होते हैं, कांस्टेंट करंट यानी सीसी और कांस्टेंट वोल्टेज यानी सीवी। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कार का क्रूज कंट्रोल। सीसी मोड में समझ लीजिए करंट के लिए क्रूज कंट्रोल सेट है, करंट स्टेबल रहता है। ये मैनुअल वेल्डिंग के लिए परफेक्ट है। वहीं सीवी मोड में वोल्टेज के लिए क्रूज कंट्रोल सेट होता है, जो सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस के लिए आइडियल है। पावर मोड तो समझ आ गया, लेकिन करंट किस दिशा में फ्लो कर रहा है? यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है पोलैरिटी का। देखिए, दो तरह की पोलैरिटी हैं, डीसीआरपी और डीसीएसपी। डीसीआरपी यानी डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है। इससे क्या होता है, ज्यादा हीट वर्कपीस पर कॉन्सेंट्रेट होती है, जिससे हमें मिलती है डीप पेनिट्रेशन। और इसका उल्टा डीसीएसपी में यानी डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है। तो हीट कहाँ कॉन्सेंट्रेट होगी? इलेक्ट्रोड पर। इसका नतीजा, इलेक्ट्रोड तेजी से पिघलेगा और पेनिट्रेशन कम होगी। तो फिर अगर डीप वेल्डिंग पेनिट्रेशन चाहिए तो कौन सी पोलैरिटी वर्कपीस पर ज्यादा हीट कॉन्सेंट्रेट करेगी? चलिए, पावर आ गई, पोलैरिटी सेट हो गई, पर अब ये पिघला हुआ मेटल यानी हमारा ग्लू इलेक्ट्रोड से जॉइंट तक पहुंचता कैसे है? इसके भी अलग अलग स्टाइल्स हैं। मेटल ट्रांसफर के तीन मेन मोड्स हैं। पहला, शॉर्ट सर्किटिंग। ये ऐसा है जैसे क्विक कंट्रोल्ड टैप्स। इसमें हीट कम होती है, इसलिए पतले मेटल के लिए अच्छा है। दूसरा है ग्लोब्यूलर। इसको एक पिघलती हुई मोमबत्ती की तरह सोचिए, बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं और इसमें छींटे भी ज्यादा उड़ते हैं। और तीसरा, स्प्रे मोड। ये बिल्कुल एक फाइन पेंट एरोसॉल जैसा है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की एकदम स्मूथ और स्टेबल स्ट्रीम। तो इन तीनों में से कौन सा मेटल ट्रांसफर मोड एक एरोसॉल स्प्रे की तरह सबसे स्मूथ है? अब तक हमने साइंस की बात की, चलिए अब वेल्डिंग की कला यानी आर्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ साइंस नहीं, एक आर्ट भी है। और इस आर्ट में सही पोजीशन और सही इलेक्ट्रोड का चुनाव सबसे इम्पॉर्टेंट है। वेल्डिंग की अलग अलग पोजीशंस को आप मुश्किल योगा पोज की तरह देख सकते हैं। फ्लैट पोजीशन सबसे आसान है, जैसे शवासन, लेकिन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और सबसे मुश्किल ओवरहेड पोजीशन, यहाँ तो ग्रेविटी को ही चैलेंज करना पड़ता है। ये सबसे टफ है। इतने सारे वेरिएबल्स हैं, पोजीशन, मेटल का टाइप, तो सवाल ये उठता है कि काम के लिए सही इलेक्ट्रोड कैसे चुने? इसका जवाब छिपा है इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ये सिस्टम एक अच्छी वेल्ड के लिए रेसिपी की तरह काम करता है। चलिए एक पॉपुलर इलेक्ट्रोड कोड को डीकोड करते हैं। E6313। यहाँ E का मतलब है इलेक्ट्रोड, सिंपल। अगले दो डिजिट 60 टेंसाइल स्ट्रेंथ बताते हैं, यानी 60,000 PSI। तीसरा डिजिट 1 पोजीशन के बारे में है। नंबर 1 का मतलब है कि ये ऑलराउंडर है,
इसे फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड सभी पोजीशंस में यूज कर सकते हैं। और आखिरी डिजिट 3 कोटिंग और करंट टाइप के बारे में बताता है। देखा, एक छोटे से कोड में कितनी सारी जरूरी जानकारी छिपी है। तो E6013 कोड में कौन सा नंबर ये बताता है कि उसे ओवरहेड वेल्डिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं? तो पूरे प्रोसेस को एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने शुरू किया आर्क से, फिर समझा पावर सोर्स, उसके बाद मेटल ट्रांसफर, फिर आया पोजीशन का चैलेंज और आखिर में सही इलेक्ट्रोड का चुनाव। ये पूरी एक जर्नी है जिसका हर एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, फ्यूचर उनका है जो अलग अलग स्किल्स सीखते हैं और उन्हें क्रिएटिव तरीकों से जोड़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के तौर पर अगर ये समझ आ जाए कि हार्डवेयर फिजिकली बनता कैसे है, तो ये एक सुपर पावर से कम नहीं। वेल्डिंग की ये नॉलेज रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जैसे फील्ड्स के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाती है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी की फिजिकल लेयर को समझ पाते हैं। तो जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे रोबोटिक्स और ऑटोमेशन एडवांस हो रहे हैं, इंटेलिजेंट वेल्डिंग का फ्यूचर कैसा दिखेगा? इसके बारे में जरूर सोचिएगा।